नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। आज के एजेंडे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे। जमीनी हकीकत क्या कहती है उन खबरों की, उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की, और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सर्बिया यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष के साथ करेंगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी करेंगी मुलाकात। इसरो की ओर से बेंगलुरु में आज शुरू होगा अंतरिक्ष यान पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट की बेहतरी के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्टअप और उद्योगों को एक साथ लाना है सम्मेलन का मकसद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। और आइए अब आज के एजेंडे की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति की ओर से पहली बार सर्बिया का दौरा किया जा रहा है और ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति अपने समकक्ष सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और इस दौरान भारत और सर्बिया के परस्पर हितों के बारे में बात होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ भी मुलाकात करेंगी। माउंट अवाला में एक वीर स्मारक पर माल्यार्पण भी राष्ट्रपति करेंगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य व्यापार अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को प्रोत्साहित करना है। भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और राष्ट्रपति का ये दौरा इन संबंधों को और मजबूती देगा। और वहीं इससे पहले कल बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। उन्होंने सर्बिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस दशक के अंत से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत और सर्बिया दोनों प्राचीन देश हैं। आधुनिक युग में सर्बिया के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में मजबूत हुई। भारत और सर्बिया ने हमेशा एक दूसरे के हितों को समझा है। दोनों देश ने अक्सर प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सहयोग कार्यक्रम में सर्बिया एक महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है। आईसीटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्सटाइल्स, रूरल डेवलपमेंट, पर्यावरण, लोकतंत्र, योगा और आयुर्वेद के क्षेत्रों में हमारे हाईटेक कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत कई सर्बियन नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं। और वहीं सर्बिया के श्रम, रोजगार और सामाजिक नीति मंत्री निकोल सेलाकोविक ने दूरदर्शन संवाददाता मंजू मीना से विशेष बातचीत में भारत के राष्ट्रपति की पहली सर्बिया यात्रा पर खुशी जताई और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पर आधारित रिश्तों की आधारशिला और मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान में इजाफा होगा। Well, I am feeling more than proud. This is a historical moment for Indian and Serbian relations. We are traditionally old, good friends and partners. India is one of the most friendly countries to the Republic of Serbia worldwide. To wish a very welcome to Madam President. I am quite sure that in all the meetings and the dialogue which is going to be established with our President, Alexander Vučić, the historical steps are going to be made in profounding our traditionally good
relations and our friendship, which is dating from the time of President Tito. तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और ऐसे में बेलग्रेड से संवाददाता मंजू मीना हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजू, लगातार आपसे बात हो रही थी इससे पहले भी और अब हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा दुरुस्त करने की बात करते हैं तो ऐसे में इस कवायद को लेकर ये दौरा कितना खास होने वाला है और साथ ही साथ कितनी मजबूती आने वाले समय में इससे देखने को मिलेगी? जी, जैसा कि हमारी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दशक के अंत तक जो है वो भारत जो है एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। तो इस तरीके से जो और यहाँ पर जो सर्बिया है उसकी भी जो प्रगति रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट। तो ऐसे में दोनों देश ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे आपने बात कही, उसमें वो अपने देश के लोगों के लिए जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ताकि जो दोनों देशों के बीच में जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत हो सके। तो उसके लिए जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सेक्टर है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर दोनों एक दूसरे के साथ में जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। दोनों देश एक दूसरे के बीच में जिस तरीके से वो दोनों देश अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं उस पर बातें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। मूल हितों की जब बात होती है तो साफ तौर पर दोनों देशों के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उनको और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए, उनको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किस तरह से आगे की रणनीतियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं? जी, पहली बार भारत का राष्ट्रपति जो है वो सर्बिया में आया है और दोनों देशों के बीच में राष्ट्राध्यक्ष स्तर की ये पहली विजिट हो रही है। तो इस विजिट के अपने आप में काफ़ी मायने जो है वो आप निकाल सकते हैं दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में। निसंदेह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मूल्य हैं वो एक दूसरे के बीच में हमें एक विश्वास पैदा करते हैं और ये जो एक ऐतिहासिक संबंध है उसको हम लोग और किस तरीके से अन्य आयामों तक पहुंचा सकते हैं उसकी दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण यात्रा है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने संबंधों को अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि दोनों ही देश की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर है, तो उस पर दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। आज जैसे कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात सर्बिया की प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक के साथ होगी और साथ ही भारत से आए हुए एक 20 सदस्यीय बिजनेस डेलीगेशन जिसमें एसोचेम, CII, फिक्की के लोग शामिल हैं, उनकी यहाँ के बिजनेस डेलीगेशन के साथ में मुलाकात होगी और उससे उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी कुछ निकल कर आएगा। जी बिल्कुल। मंजू, व्यापारिक अगर हम गठजोड़ की बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा है कि भारत जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर जो तमाम देश हैं उनकी नजर भारत पर है। तो ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं सर्बिया को लेकर तो कहीं ना कहीं क्या वो रणनीतियां यहाँ भी कारगर साबित होती हुई नजर आएंगी और जो निवेश की बात होती है क्या वो पहले से और ज्यादा बेहतरी की ओर अंदेशा दिखाता हुआ नजर आ रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि कल हम यहाँ के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर निकोल सेलाकोविक से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तो वो काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि उसका लाभ जो है वो सर्बिया को भी मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि इससे पर्यटन क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ेगा, भारत के जो पर्यटक है वो यहाँ की यात्रा करेंगे। साथ ही उन्हें उम्मीद जताई कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्पेशली जो यहाँ के फ्रूट्स वगैरह हैं, उसको भारत के जो इंपोर्टर है वो तरजीह देंगे। वो काफ़ी उम्मीदें जो हैं वो भारत से लगा रहे हैं। उसी तरीके से जैसा कि आपने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दोनों ही देश, सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत विश्व के स्तर पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में दोनों देशों की कंपनियों के लिए ये काफी एक फेवरेबल मौका है एक दूसरे के देश में संभावित क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने का। जी बिल्कुल। और रक्षा नीतियों को लेकर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंस कॉरिडोर भी काफी एक बेहतर विकल्प निकलकर सामने आ रहा है और जैसा कि हम जान रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने की जो कड़ी है उसमें भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है जहाँ पे सहयोग हो सकता है। इसकी बातें जो है वो काफ़ी समय से भारत और सर्बिया के बीच में होती आ रही है। लास्ट टाइम पे जब सितंबर 2018 में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी यहाँ पर आए थे, तब भी इस मामले में दोनों देशों के बीच में काफ़ी बातें हुई थी, सहयोग हुआ था। तो उसी तरीके से उसे आगे के स्तर पर बढ़ाने की बातें अब हो रही हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे की वजह से जो हमारे संबंध है वो काफी विश्वासपूर्ण है। तो रक्षा क्षेत्र के अंदर किस तरीके से दोनों देश जो है वो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, उस पर जो है वो अब काफी बातों की संभावनाएं हैं। भारत चाहता है कि जिस तरीके से वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है विनिर्माण के क्षेत्र में, तो उसके एरिया में यहाँ जो सर्बिया है उसको वो किस तरह की चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है। साथ ही हम चाहते हैं कि रक्षा क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है, एक दूसरे के साथ में तकनीकी आदान प्रदान है, उस पर सहयोग की संभावनाएं तलाशने की कोशिश होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज से 2 दिन के लिए बेंगलुरु में अंतरिक्ष यान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य अंतरिक्ष मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट में उभरती प्रौद्योगिकियों और स्वचालन पर चर्चा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। सम्मेलन के दौरान अंतरिक्ष मिशन संचालन प्रबंधन, उन्नत अंतरिक्ष मिशन डिजाइन, स्वचालन, बड़े तारामंडल प्रबंधन, ग्राउंड स्टेशन संचालन में वर्तमान और भविष्य के रुझान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में इसरो, इन स्पेस, ESA, CNES, नासा जैसे विषयों पर विचार रखे जाएंगे। वहीं अन्य विषयों में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन और सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन जैसे विषय शामिल हैं। तो आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसकी शुरुआत काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और ऐसे में सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट में उभरती प्रौद्योगिकियों और स्वचालन पर चर्चा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। और बेंगलुरु से नंदिता डागर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नंदिता, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो ऐसे में क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और साफ तौर पर आने वाले भविष्य के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आज का दिन? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक उभरते हुए भारत जो कि वर्ल्ड स्टेज पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, जता रहा है, बहुत ही जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे इकोनॉमिकली और लोगों का स्तर और दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से भी। और दूसरा, दुनिया में तो है ही, और दुनिया के बाहर यानी कि जो ब्रह्मांड है, धरती के बाहर यानी कि जो हमारा भूमंडल है, उसके बाहर जो हमारा सौर मंडल है यानी सोलर सिस्टम है, उसके बाहर इंडिया उसके अंदर लंबी छलांग लगा रहा है। एक गगनयान है जो मिशन है, उसके अंदर उसके लिए अटेम्प्ट कर रहा है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था। बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस एक लीप होगी हमारे लिए। तो स्पेस में गगनयान मिशन जो है, जिसमें हम एक पहली बार एक भारतीय को खुद अपने स्पेसक्राफ्ट में भेजेंगे स्पेस में। आप जानते हैं भारतीय पहले भी जा चुके हैं स्पेस में, सबसे पहले, लेकिन वो हमने रशिया की मदद से किया था। उस जमाने में भारत उतना सशक्त नहीं था। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जिसका आपने नाम सुना होगा, JPL है कैलिफोर्निया में, और उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बड़े बड़े पावर हाउसेस हैं, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन सब का स्वीडिश की स्पेस एजेंसी, स्वीडन की स्पेस एजेंसी, यहाँ पर सारी इनके एडमिनिस्ट्रेटर, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज की गई है, पहली बार इसरो ने ऑर्गेनाइज की है और एरोनॉटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। तो आप जानते ही हैं कि इसमें इतने सारे इंजीनियस माइंड्स एक साथ जुटेंगे और सॉल्यूशंस और इनोवेशंस पर
बात करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स पर काफी गहरा जोर होगा, क्योंकि इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना है कि स्टार्टअप्स का अगर स्पेस की जो मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस की इंजीनियरिंग में जो पाए है उसके अंदर एक हिस्सा जरूर हो। गौरव, बिल्कुल नंदिता, हमने देखा है कि तमाम तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं और क्रिएटिविटी साफ तौर पर नजर आ रही है, तो ऐसे में स्टार्टअप्स को लेकर यहाँ पर जो होल्डिंग्स होंगी वो कहीं ना कहीं एक बेहतर और मजबूत सशक्त नेतृत्व प्रदान करती हुई नजर आएंगी, जो आने वाले समय में इसरो के बहुत बड़ा काम आते हुए नजर आएगा। बिल्कुल। एक तो 2-3 प्रधानमंत्री मोदी ने, जो मोदी गवर्नमेंट ने इस दूसरे टेन्योर में अपने ये फोकस किया है कि इन स्पेस करके और डेफ स्पेस करके 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। यानी कि स्पेस का जो डिफेंस के जो मिलिट्री एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसरो ने एक बहुत बड़ा सैटेलाइट नेविगेशन के लिए लॉन्च किया सक्सेसफुली, जिसमें हमारी नेवी, आर्मी, आर्म फोर्सेस को वो कैपेबिलिटी मिल सकती है जिसमें वो जियो पोजिशनिंग वगैरह अपने हिसाब से और सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से डेफ स्पेस मिशन है, जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री हैंड होल्ड कर रही है आईडेक्स मिशन के तहत, वो क्यों ना और जैसे लैंड सिस्टम्स हैं या रोबोटिक्स हैं, उनके अलावा स्पेस के अंदर यूएवीज, रोबोटिक्स और लैंडर्स और रोवर्स में अपना हाथ आजमाए। और इन स्पेस जो मिशन है, जो कि भारत का स्पेस का मिशन है, जिसमें न सिर्फ जो मेक इन इंडिया का एक तरह से वर्जन है कि हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियां क्यों ना और जो कर भी रही हैं। हमने देखा इस साल पहली बार एक भारतीय मेड सैटेलाइट जो है, पूरी तरह से भारतीय मेड सैटेलाइट लॉन्च किया गया और भारत के ही रॉकेट ने लॉन्च किया। तो GSLV, PSLV वगैरह तो हमने इतने बड़े बड़े महारथी हमारे लॉन्च सिस्टम्स हैं ही। तो ये 2 मिशंस हैं जिनके लिए स्टार्टअप बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही अनंत संभावनाएं ऑफर करता है। गौरव, ननिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ नजर आएगा? ये जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं गौरव, जैसे कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि ये जो हम 21वीं सदी की टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, डाटा एनालिटिक्स कहते हैं। अब स्पेस जो एक ऐसा फील्ड है जहां पर गलती की एक भी बिल्कुल भी वहां मंजूर नहीं है, क्योंकि वो वहां जान चली जाती है लोगों की और करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान होता है और सालों साल का परिश्रम एक ही गलती से खत्म हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप अनमैन्ड सिस्टम्स की आप बात करते हैं, जिससे जान का तो नुकसान नहीं होगा, भारतीय जान नहीं जाएंगी, तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, मिशन स्पेशलिस्ट जो हैं, नेविगेटर्स हैं वो और स्पेसक्राफ्ट के पायलट्स हैं, उनकी कीमती जानें बच सकती हैं। तो इस तरीके से ये अनंत संभावनाएं ऑफर करती है कॉन्फ्रेंस। इसमें जो ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में बहुत महारत हासिल है। आप जानते हैं नासा ने मार्स पर लैंडर और रोवर दोनों उतारा हुआ है। वहां पर उन्होंने सॉइल और रॉक के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, एटमॉस्फेयर का भी उन्होंने एनालिसिस किया है, कलेक्ट कर काफी ऑब्जर्वेशन किया है। तो यहाँ पर उनसे भी काफी सीखने को मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिलेगी। शुक्रिया नंदिता, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को 0 पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। मानस लाबुशेन को 26 के स्कोर पर मोहम्मद शामी ने आउट किया। हालांकि इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच 251 रनों की साझेदारी देखने को मिली। ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा किया। वो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। दिन का खेल खत्म होने तक स्मिथ 95 और हेड 146 रन बनाकर नाबाद रहे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। भारत के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में तपस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तपस का रुख करते हैं।
तापस, साफ तौर पर क्योंकि एक बड़ी चुनौती भारत के सामने है, ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटेजी भारत अपनाता हुआ नजर आएगा जिससे कहीं ना कहीं इस मैच में वापसी भारत कर सके? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने का एक ही तरीका है कि आप विकेट ले, बहुत जल्द ले, आखिरी दिन के आखिरी तक का वेट ना करें। अगर पहले सेशन में अगर भारत 2-3 विकेट झटक लेता है तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आ सकता है। अगर 450 तक भी ऑस्ट्रेलिया को 400 से 450 के बीच में ऑस्ट्रेलिया को समेटने में भारत कामयाब हो जाता तो भी एक आउटसाइड चांस है भारत का इस मैच में वापसी करने का। लेकिन अगर ये जो जोड़ी है ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की, जिन्होंने ऑलरेडी 327 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर लेके चले गए, अगर ये जोड़ी आगे भी चले तो भारत के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी। आपको याद होगा स्टीव स्मिथ जो है वो हमेशा से ही भारत के लिए एक सरदर्द का एक सबब बनने के रहे हैं और ट्रेविस हेड ने तो जिस तरीके की तूफानी पारी खेली है पहले ही दिन, जो बात चल रही थी कि घास है पिच पे, बॉल स्विंग हो रही है, वो सारी बातों को दरकिनार करके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने बॉलिंग बैटिंग किया। तो वही पॉजिटिव अप्रोच भारत को भी अपने बैटिंग में दिखानी पड़ेगी जब वो आएंगे खेलने के लिए। और उनके जो टॉप 3 खिलाड़ी है उनमें से किसी न किसी को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, तब जाके ये जो स्कोर है उसके आसपास भारत पहुंचेगा और ये मैच एक इंटरेस्टिंग तब एक मुकाम पे पहुंचेगा। लेकिन भारत के लिए सबसे अहम चुनौती है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बाकी 7 खिलाड़ियों को आउट करें। भारत अब इस वक्त प्रॉब्लम यही है कि एक 1 डायमेंशनल सॉर्ट ऑफ अटैक भारत का है। अब आर्टफॉर्म अगर हम जडेजा देखें तो आपके पास 4 पेस बॉलिंग अटैक है, तो अगर बाई चांस आपके पास एक स्पिनर और होता तो शायद, क्योंकि अश्विन को बाहर बिठाया गया और अश्विन इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल रहा है, हमने देखा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में अश्विन की बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अश्विन का। और ये इस वक्त अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया के टीम में करीब 5 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो ऑफ स्पिन अश्विन की शायद इस मैच में बहुत ज्यादा इस वक्त महसूस कर रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं। लेकिन भारत के जो गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, जो उनको शार्दुल ठाकुर और इन लोगों को पहले ही सेशन में एक पहलापन दिखाना पड़ेगा। अब भी सेकेंड न्यू बॉल लिया गया है तो बॉल में हार्डनेस रहेगी और इंग्लैंड में जो फर्स्ट सेशन होता है वो हमेशा से क्रूशियल होता है। बॉल थोड़ी नहीं रहेगी तो बॉल मूवमेंट भी करेगी, तो बॉल को थोड़ा आगे पिच करे, एक पुलिश लेंथ बोलते हैं इंग्लैंड कंडीशन में, एक पुलिश लेंथ बोलते हैं कि वो ओवर पिच नहीं है लेकिन थोड़ा सा सामने की तरफ बॉल को अगर रखे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक जो पहले के फर्स्ट सेशन में 2-3 विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज अहम है कि ट्रेविस हेड को पहले सिंगल्स ना दे, क्योंकि कोई भी बैट्समैन फिर से स्टार्ट करने आएगा तो उसको पहले फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लेग मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत जरूर होता है, फ्रंट फुट जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बैक फुट जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो एक सदी हुई गेंदबाजी करे। और एक और चीज है कि ट्रेविस हेड जो है वो शॉर्ट बॉल से थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। अगर हम उनका पहले का भी रिकॉर्ड देखें थोड़ा सा, तो अगर उनको एक सुनियोजित तरीके से बॉलिंग की जाए तो शायद उनको घेरा जा सकता है। ये कमी हमें देखने को मिली थी पहले दिन के खेल में कि जब प्लान ए का फेल हुआ तो प्लान बी नहीं था भारत के पास, तो भारत को प्लान ए बी सी लेके चलना पड़ेगा और बहुत जल्दी मूवमेंट लेनी पड़ेगी। वो जो शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं कि खेल में कहीं ना कहीं कि हमसे नहीं हो रहा, तो वो उठाना पड़ेगा। कैप्टन रोहित शर्मा को अपनी टीम को बकअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तापस, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर चूक कहां हो रही है, किस वजह से? क्या तैयारी में कोई कमी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी है वो भारत पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ा जल्दी होगा कि क्या कहते हैं चूक कहां पे होगी, क्योंकि पहला दिन का मैच ही खत्म हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो बेहतरीन देखी गई है। जो चूक मुझे लगती है बॉलिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तो जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, क्योंकि यूनिडायमेंशनल बॉलिंग आपका स्ट्राइक आपका अटैक हो रखा है। तो आपके 4 पेस बॉलर से और एक आपके पास रविंद्र जडेजा है और जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास 5 खब्बू बल्लेबाज है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो थोड़ा सा वो शायद देखने में दिक्कत है। तो दूसरी चीज मैं एक और मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्लान ए अगर फेल हुआ
देखिए पहला सेशन ठीक था, सेकंड सेशन के स्टार्टिंग में भी जब भारत को 3 विकेट मिल गई, 76 के करीब 3 विकेट भारत को मिल गई थी, तो शायद उनको प्रेशर बाउंड करना था, रादर देन उन्होंने स्वीपर दोनों साइड फील्ड को थोड़ा फैला दिया था कि ट्रेविस हेड स्कोरिंग करता है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो गलती वो कर बैठे हैं स्टार्टिंग में, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा पहले दिन के एंड में। आशा करते हैं कि इन खामियों से सीखेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद की जा रही है कि आज का जो दिन है वो भारत के पक्ष में आए और कहीं ना कहीं जो विकेट है वो तेज गति से गिरते हुए नजर आए और जो बॉलर्स हैं उनका जो फॉर्म है वो नजर आना आज के दिन में देखने वाली बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं